खैर हम स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट। देखो भैया, हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट होता है बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर। फिर सेकंड हमने फटाफट से रूल्स वगैरह पढ़े और स्टार्ट कर दिया, जर्नल एंट्रीज बनाना सीखे। ठीक सर, बिल्कुल। थर्ड नंबर पे हमने क्या किया, फिर जर्नल के बाद में हमने लेजर के अंदर जो एंट्रीज है उनको पोस्ट करना सीखा। और उसके बाद में फोर्थ नंबर पे हमने कुछ सब्सिडियरी बुक्स बनाना सीखी, जिसके अंदर आपकी कैश बुक भी शामिल थी जो कि इंपॉर्टेंट थी, सब्सिडियरी बुक्स। और फिफ्थ नंबर पे हमने फिर ट्रायल बैलेंस के बारे में सीखा, ट्रायल बैलेंस को समझा, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनल अकाउंट। क्या इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, दिस इज नॉट एंडिंग, दिस इज द बिगिनिंग। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ है, यहां से तो फिर आगे स्टार्ट होगा बीकॉम वाला मामला। तो देखा जाए तो ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट मतलब क्या? फाइनल अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं अंतिम खाते। फाइनल अकाउंट के अंदर आप फाइनल अकाउंट किसके बना रहे हैं? इसको फाइनल अकाउंट को और क्या बोलते हैं पता है आपको? इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण बोला जाता है इसको, वित्तीय विवरण हिंदी में। अब डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आप किसके बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट आप किसकी बना रहे हैं, मतलब किस टाइप का बिजनेस है। डिपेंड करता है टाइप ऑफ बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब इसके अंदर टाइप ऑफ बिजनेस में मोटा मोटी हम दो तरह के बिजनेस ले लेते हैं। एक तो कंपनीज, एक तो ले लेते हैं कंपनीज, ठीक है, जिसपे लगता है कंपनीज एक्ट। और एक ले लेते हैं अदर देन बिजनेस, जैसे कि आपकी फर्म हो गई, प्रोप्राइटरशिप हो गई, या पार्टनरशिप हो गई, या फिर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि अकेला बिजनेस हो गया, या कोई जॉइंट वेंचर हो गया। तो इस टाइप के जो बिजनेस होते हैं इनमें हम अधिकतर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट के अंदर तीन तरीके के अकाउंट बनते हैं। फर्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यापार खाता। सेकेंड नंबर बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि लाभ हानि खाता। थर्ड नंबर हम बनाते हैं बैलेंस शीट, यानी कि चिट्ठा जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये बनाते हैं हम। और जो कंपनीज होती है उस पर आपको पता लगता है कंपनीज एक्ट 2013। तो इसके अंदर जो है कंपनीज एक्ट 2013 लगता है। सो हम क्या करते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक शेड्यूल दे रखा है, उस शेड्यूल का नाम है शेड्यूल थर्ड, हिंदी में अनुसूची बोलते हैं इसको। उस शेड्यूल थर्ड के अंदर जो है हमको बता रखा है कि फाइनल अकाउंट में क्या क्या शामिल है। तो इसके अंदर एक शामिल होता है सबसे फर्स्ट
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता, इसमें अकाउंट बनता ही नहीं है। देखो स्टेटमेंट है, इसमें अकाउंट है, ये भी अकाउंट है, ये एक स्टेटमेंट, ये अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट, इसमें पीएनएल का भी स्टेटमेंट बनता है, इसमें पीएनएल का अकाउंट बनता है। सेकंड नंबर जो इसमें बनता है वो है बैलेंस शीट, लेकिन फॉर्मेट अलग होता है। इसके जो फॉर्मेट है फाइनल अकाउंट के वो यहां दे रखे हैं। सर ये वाले फॉर्मेट कहां से लिए हैं सारे? ये हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से लिए, एएस के हिसाब से लिए। ये जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट। थर्ड नंबर एक और भी बनता है, कैश फ्लो। इसमें कैश फ्लो भी बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी को बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये तीन है मेन, और भी है एक दो, लेकिन ये तीन मेन है। ठीक है, तो ये कंपनीज में बनता है। ये नॉर्मल जो बिजनेस होते हैं, जैसे हमारे आसपास की दुकानें जो होती है, या कोई पार्टनरशिप जो होती है ना, चाहे एलएलपी हो या फिर नॉर्मल पार्टनरशिप हो, या कोई मिलकर के बिजनेस कर रही हैं जो कंपनी नहीं है, जो कंपनी नहीं है, दूसरे जो बिजनेस है कंपनी के अलावा, उन सब पे ये लगता है। हाँ, अगर कोई एक्ट बना हुआ है किसी और के लिए तो उस पर एक्ट अप्लाई हुआ है, जैसे कंपनीज एक्ट पे एक्ट होता है, ऐसे कैसे इंश्योरेंस कंपनी पर इंश्योरेंस एक्ट बना हुआ है, तो उनके फाइनल अकाउंट इंश्योरेंस एक्ट में बता रखे हैं कैसे बनाने हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के कैसे होंगे, तो उनका अलग से एक्ट बना रखा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, है ना, हर स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से अलग अलग होता है, तो वो अलग है। तो किसी बिजनेस का अगर एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है, तो उसके हिसाब से बनाने हैं, और अगर एक्ट नहीं बना हुआ है तो फिर ये है। तो यहां पर कंपनीज एक्ट बना हुआ है तो ये ऐसे बनेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकते हैं या फाइनल अकाउंट बोल सकते हैं। जैसे हम यहां बात करें, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हो, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, कि भैया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, और पीनल अकाउंट से पता चल जाता है हमको नेट प्रॉफिट। लॉस भी हो सकता है, तो इन दोनों से तो हमें एक ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट पता चलता है कि पूरे साल के अंदर हमने जो बिजनेस किया है उससे हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यहां से हमें पता चलती है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, वो यहां से पता चलती है। यहां ग्रॉस प्रॉफिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से सीधा आपको पता चल जाता है नेट प्रॉफिट, आप कह सकते हैं एक तरीके से। बैलेंस शीट से आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है, और स्टेटमेंट से आपको कैश पता चल जाता है कि आपके पास में फ्री कैश कितनी पड़ी है, फ्री कैश के बारे में पता चल जाता है। लेकिन हम क्या करें, क्या करें, क्या करें? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या है, कोई कंपनी है, जैसे लिखा हुआ है रिलायंस, जैसे लिखा हुआ है टाटा, जैसे लिखा हुआ है बिरला, जैसे एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड है, कंपनी है अगर क्वेश्चन में, तो ऐसे बनेंगे। कोई पार्टनरशिप है या कोई छोटा मोटा व्यापार है, कंपनी नहीं है, पीछे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड नहीं है। अच्छा, एक्चुअल में अभी हमारे सिलेबस में यही होगा, अभी हम ये करेंगे आगे, इस चैप्टर के अंदर आने वाले लेक्चर्स के अंदर केवल ये करेंगे, ये हम नहीं करेंगे। आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस में नहीं होता। ये कहां होता है पता है आपकी? या तो होगा आपके सेकेंड ईयर के अंदर जब आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो वहां पर 100% होगा कॉर्पोरेट अकाउंट्स के अंदर, या फिर आप जब पढ़ते हैं कंपनी अकाउंट्स, कई बार फर्स्ट ईयर में होता है कंपनी अकाउंट्स, अगर आपके सिलेबस में होगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट अकाउंट और कंपनी अकाउंट्स के अंदर ये पढ़ा जाता है। अभी हम केवल ये पढ़ेंगे, आया समझ में? ताकि आपको आगे जाके कंफ्यूजन नहीं हो कि यार कभी तो पीएनएल अकाउंट ऐसे बना देते हैं, कभी ऐसे बना देते हैं, कभी ट्रेडिंग बनाते हैं, कभी नहीं बनाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या है, कंपनी है या कोई अदर बिजनेस है। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। रिप्लाई करो प्लीज, और अकेले आए हो आप, देखो इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चे अभी बिजी है थोड़ा। एक जना आया था और वो चला गया, फिर रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। जो बच्चे लेट ज्वाइन करेंगे फिर वो तो रिकॉर्डिंग देखेंगे ना। सोविक, प्लीज रिप्लाई। यस सर।
तो चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब क्लास ली है तो ही रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी तो नहीं हो पाएगी। देखो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, या चलो मैं थोड़ा सा आपको एक्सपेंडिचर के बारे में बताता हूं, कोई इनकम या एक्सपेंडिचर के बारे में बताता हूं। फॉर्मेट चलो नेक्स्ट कर लेंगे। एक्सपेंडिचर्स, खर्चे दो तरह के होते हैं बेटा। एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, एक ही इसी चार्ट के अंदर मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा आपको, तो ध्यान देना। दो तरह के होते हैं, यस। एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत खर्चे, ठीक है। एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि पूंजीगत खर्चे। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ना, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो दो तरह के होते हैं। हाँ बिल्कुल, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होते हैं इनडायरेक्ट। ठीक, अब समझो अच्छे से मैं क्या क्या बताने वाला हूं। हिंदी में बोला हूं, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों में पहले फर्क पता चला कि है क्या। सिंपल बताऊं, एकदम सिंपल रखूं ताकि आपको समझ आए, रट्टे नहीं मारने पड़े। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू ऐसे खर्चे, खर्चे करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना। वो पैसा कहां से आया, वो पैसा हमने लिया रेवेन्यू से। रेवेन्यू समझते हो, रेवेन्यू मतलब बिक्री से, यहां पर प्रॉफिट से नहीं, बिक्री। जो आपको रेवेन्यू हुई है, जो आपकी बिक्री हुई है, जो आपकी कमाई हुई है, अगर आपका नॉन फाइनेंशियल बिजनेस है तो, फाइनेंशियल बिजनेस है तो फिर इंटरेस्ट होगा, डिविडेंड होगा। नॉन फाइनेंशियल यानी कि आप, और सर्विसेज है तो आपकी फीस हो जाएगी। जैसे मेरे लिए रेवेन्यू क्या होगी, फीस होगी। किराने वाले के लिए रेवेन्यू क्या होगी, जो बिक्री करेगा, सेल करेगा, वो होगी। बैंक के लिए रेवेन्यू क्या होगी, इंटरेस्ट होगी। लोन दिया है तो इंटरेस्ट देगी बैंक। तो वो जो रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू में से अगर आप खर्चे करते हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये क्या है, एक्सपेंडिचर का नेचर है। क्या है, नेचर। खर्चों की प्रकृति दो तरह की है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू मतलब ऐसे खर्चे जो रेवेन्यू में से किए गए हैं, बिक्री में से किए गए हैं, जो कमाई हुई उसको खर्च किया। जैसे सैलरी देंगे तो कहां से देंगे, जो कमाई होगी उसमें से देंगे। जो बिल्डिंग उसका रेंट भर रहे हैं, कहां से भरेंगे, जो कमाई हुई है उससे भरेंगे। तो वो रेवेन्यू नेचर के खर्चे जो होते हैं वो रेवेन्यू में से किए जाते हैं। तो ये भी सिंपल आपको अब समझ में आ गया। इसका मतलब जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल नेचर के, वो किस में से किए जाएंगे, कैपिटल में से। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लगाता है ना, तो कैपिटल में से किए जाएंगे, इसलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। जो खर्चे कैपिटल में से किए जाते हैं कैपिटल नेचर के होते हैं। कैपिटल नेचर के जो खर्चे होते हैं ना, उसका बेनिफिट, क्योंकि खर्चे करते हैं ना तो बेनिफिट भी मिलता है। आप बोलोगे सर खर्चे से बेनिफिट मिलेगा, गेली बात हो गई। नहीं नहीं, गेली नहीं है। अगर आप एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो तो आपका खर्चा है ना, तो इससे बेनिफिट क्या है कि वो एक महीने आपके लिए काम करेगा। आप अगर रेंट दे रहे हो तो उसका बेनिफिट क्या है, वो स्पेस आपको मिल रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहे हो तो बेनिफिट क्या है, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो कोई भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो ना, तो उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है। उसका लाभ जो है, उस खर्चे, खर्चा तो हो गया लेकिन उसका लाभ आप कई साल तक कर सकते हो। जैसे आपने मोबाइल फोन परचेज किया, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल नेचर का है। क्यों, क्योंकि मोबाइल आपके 3-4 साल चलेगा, एक से ज्यादा साल चलेगा, तो कैपिटल नेचर का हो गया। और अगर आपने उसमें रिचार्ज कराया हर महीने, वो रेवेन्यू नेचर का हो गया, क्योंकि 1 महीने चलेगा वो रिचार्ज, या साल भर का कराया तो साल भर, 3 महीने कराया तो 3 महीने चलेगा। ओके,
और इसका जो बेनिफिट है वो कब मिलता है? बेनिफिट, इस खर्चे का जो बेनिफिट है वो लेस देन 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर और 1 साल या 1 साल से कम मिलेगा। जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं उसको कहां लिखना होता है, उसको शो कहां करें? बैलेंस शीट। कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं। तो सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कहां लिखेंगे? वो डिपेंड करता है डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब ऐसा खर्चा जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, ऐसा खर्चा जो डायरेक्ट परचेज से रिलेटेड हो, ऐसा खर्चा जो डायरेक्ट फैक्ट्री से रिलेटेड हो, वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं। इसका रिलेशन कहां है? डायरेक्ट एक्सपेंस का रिलेशन देखना होता है कि उसका संबंध किससे है। अगर उसका संबंध उस खर्चे का मैन्युफैक्चरिंग से, जैसे वेजेस, वर्कर को वेजेस देती, मजदूरी दी, फैक्ट्री का खर्चा, तो डायरेक्ट हो गया। परचेज कर रहे हैं तो बीच में ट्रक वगैरह का खर्चा लग रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से रिलेटेड वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होती है, उसको डायरेक्ट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, लेकिन होते रेवेन्यू नेचर के। फिर इसको कहां लिखना होता है? इसको लिखना होता है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के अंदर, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, पीएनएल में नहीं। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं उसको कहां लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। और जो इनडायरेक्ट होते हैं वो कहां लिखते हैं? इनडायरेक्ट खर्चे जितने भी होते हैं ना, वो फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं होते हैं, वो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं। ऑफिस के खर्चे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे होते हैं, समझ गए ना, सेल्स से रिलेटेड खर्चे होते हैं। और ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं इनको पीएनएल में लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बहुत सिंपल है, पता है कैसे? मैं बताता हूं आपको, देखो सिंपल कैसे। नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू, कैपिटल। जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, आगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहले कैपिटल को ले लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो कैपिटल में से किया जाता है, उसका बेनिफिट 1 से ज्यादा साल तक मिलता है, उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं वो रेवेन्यू में से किए जाते हैं, बिक्री में से, कमाई में से किए जाते हैं। और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट वो जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, डायरेक्ट परचेज से रिलेटेड है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। इनडायरेक्ट वो है जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, सेल्स से रिलेटेड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं, उनका फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, इनडायरेक्टली होते हैं वो। तो वो जो खर्चे होते हैं उनको हम पीएनएल अकाउंट में लिखते हैं। अब मैं जब ट्रेडिंग और पीएनएल का फॉर्मेट बनाऊंगा तो ट्रेडिंग में जितने भी एक्सपेंडिचर लिखूंगा वो है तो रेवेन्यू नेचर के, लेकिन कैसे होंगे? डायरेक्ट। पीएनएल में जितने भी एक्सपेंडिचर लिखूंगा वो है तो रेवेन्यू नेचर के, लेकिन कैसे होंगे? इनडायरेक्ट। और बैलेंस शीट में जो भी चीजें लिखूंगा वो सब कैपिटल नेचर की होगी। बताइए, ठीक है? आया समझ में? ओके। अब जैसे ये था, ये क्या था? एक्सपेंडिचर। ऐसे कैसे एक्सपेंडिचर था ना, ऐसे कैसे होते हैं आपके रिसिप्ट्स। ये भी दो तरह की होती है, रिसिप्ट्स या इनकम बोल सकते हैं। अब फटाफट कराऊंगा मेरे को। एक होती है रेवेन्यू, सेम चीज नेचर की, एक होती है कैपिटल नेचर की। रेवेन्यू नेचर की मतलब कमाई है। अब ये दो तरह की होती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है तो कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। इनडायरेक्ट वो खर्चे थे, ये कमाई है। इनडायरेक्ट है तो कहां लिखेंगे? पीएनएल अकाउंट। और वो नेचर कैपिटल नेचर की है तो कहां लिखेंगे? कैपिटल नेचर की मतलब वो बताएंगे, डिटेल में बात करेंगे। हो गया, सेम चीज। ठीक है। आज बच्चे बहुत कम है यहां पर प्रेजेंट, इसलिए क्लास मेरे को बंद करनी पड़ेगी, वरना उनका ये सब रह जाएगा। ओके, आई होप उनको रिकॉर्डिंग मिल जाए, कोशिश करेंगे। ठीक है सौविक? और उसमें मैंने आपको फाइनल अकाउंट के बारे में बताया था। तो आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। उसके अंदर मैंने बताया था कि हम सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। सेकेंड हमने बोला था बनाएंगे प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट एंड थर्ड नंबर बैलेंस शीट। जो लेक्चर नंबर 27 था ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट था, अगर वो आपने वो देखा है ना तो ये आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। आज का लेक्चर नंबर 28 है, लेकिन मैं कौन से लेक्चर की बात कर रहा हूं, 27 की। आई होप आपने ये वाला लेक्चर देख लिया होगा। इससे जस्ट पहले का 20-22 मिनट का लेक्चर था, उसके अंदर मैंने बहुत कुछ बताया था। मैंने टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर बताया था, टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स बताया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, वो सारी चीजें मैंने बताई थी। तो आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। आज ही लेक्चर के अंदर मैं ट्रेडिंग पीनल बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स आपको बताऊंगा। ओके जी, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना देते हैं। देखो कैसे बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्कुल सिंपल है। अब अकाउंट तो कैसे बनता है आपको बताइए। लेजर के अंदर हम बहुत सारे अकाउंट बनाते थे ना, तो वैसा ही अकाउंट है, और क्या है। इसके ऊपर लिखा जाता है, यहां पर डेबिट, इस साइड में लिख देते हैं डेबिट, इस साइड में लिख देते हैं क्रेडिट। यहां लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, जो भी। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ये पूरे 1 ईयर का बनता है। नहीं, अमाउंट का कोई 2 कॉलम नहीं होगा, 1 कॉलम होगा ओनली। कंपनीज के अकाउंट बना रहे हैं तो 2 कॉलम होते हैं। ओके, तो यहां पर इधर आ जाएगा पर्टिकुलर, यहां आ जाएगा रुपीज, ये डेबिट साइड पर्टिकुलर, और ये रुपीज क्रेडिट साइड। तो लेक्चर नंबर 27 के अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया था कि हम कंपनी के फाइनल अकाउंट बनाना नहीं सीखेंगे, वो हम कंपनीज एक्ट, कंपनीज अकाउंट्स या फिर कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर सीखेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम जो है केवल जो फर्म हो गई, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, उसके फाइनल अकाउंट बनाना सीखेंगे, और उसमें ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट आता है। ओके, और इसमें अमाउंट का कॉलम एक एक ही बनता है। इसमें सबसे पहले इधर आता है ओपनिंग स्टॉक। इधर क्या आता है, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक इधर लिखना होता है। ओके, और क्लोजिंग स्टॉक बेटा इधर लिखना होता है। ये हम ऐसा क्यों करते हैं, ओपनिंग इधर लिखते हैं डेबिट में और क्लोजिंग लिखते हैं क्रेडिट में, ऐसा क्यों? तो केवल और केवल जो कंजम्पशन है कि हमने कितना फिनिश स्टॉक को कंज्यूम किया, या फिर सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, निकालने के लिए ऐसा किया जाता है। आपने रेशियो वाला चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 12th के अंदर, उसके अंदर हम सीओजीएस कैलकुलेट करते थे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो वो सीओजीएस जो है उसको कैलकुलेट करने का अगर किसी को फॉर्मूला याद हो तो बढ़िया। सीओजीएस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ऐसा ही होता है ये, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। तो ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ना है और क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है, जो लेस करना है ऑपोजिट साइड में जाता है। तो इससे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है कि जो गुड्स हम बेचेंगे उसकी कॉस्ट कितनी है, और जो सामान आप बेच रहे हैं उसकी अगर आपको कॉस्ट पता चल जाए, सीओजीएस पता चल जाए, तो आप प्रॉफिट बड़ा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके जी, चलिए, खैर आप इतना ध्यान रखिए, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है। धीरे धीरे आगे कॉन्सेप्ट भी मैं आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर बता ही दूंगा। तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, ये तो ठीक है सर। परचेज डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि जितने भी एक्सपेंडिचर होंगी वो डेबिट में आएंगे, और जितने भी इनकम है वो कहां आएगी, क्रेडिट में आएगी। क्यों सर? क्योंकि नॉमिनल रूल लग रहा है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ओके, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट, यस। तो इसका मतलब इनकम में तो सेल होती है, हाँ बिल्कुल सेल्स, तो सेल्स इधर आएगी, बिल्कुल आएगी सेल्स इधर। कौन कौन सी सेल्स हो सकती है? कैश सेल हो सकती है, क्रेडिट सेल हो सकती है, दोनों सेल हो सकती है, चाहे नकद बिक्री हो चाहे उधार हो, दोनों को ही इधर लिखा जाएगा। और उसमें से फिर लेस किया जाता है अगर सेल्स रिटर्न हो,
माल वापस लौटा दिया वो हमको किसी ने जिसको हमने बेचा, तो सेल्स रिटर्न लेस होके फिर अमाउंट बाहर जाता है। परचेज के केस में भी ऐसा होता है, चाहे कैश परचेज हो चाहे क्रेडिट परचेज हो, दोनों लिखनी होती है, ठीक है। और उसके बाद में अगर परचेज रिटर्न है तो वो लेस हो जाता है। फिर परचेजेस बाहर आती है, इधर ओपनिंग स्टॉक आ गया, इधर सेल्स आ गई, इधर क्लोजिंग स्टॉक आ गई, ठीक है। तो ये चार चीजें तो आपको हमेशा याद रखनी है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, परचेज डेबिट में, और सेल्स क्रेडिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में। ओके, ठीक है। एक बार थम्स अप भेजिए, फिर आगे बताता हूं मैं आपको। थम्स अप भेज दो बेटा, प्लीज रिप्लाई कर दो, जो भी बच्चे देख रहे हैं। राधा, सोविक, निशांत, ओके राधा, ओके सोविक, निशांत, आप देख पा रहे हैं जी। अब देखो, उसके बाद में मैंने अब पिछले लेक्चर में जाऊंगा, लेक्चर नंबर 27 के अंदर, उसके अंदर मैंने क्या बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं। ओके निशांत कुमार, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं, कोई रिप्लाई देना चाहे तो दे सकते हैं। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था भैया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो कौन से आएंगे, डायरेक्ट, ओनली डायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इधर आते हैं। तो यहां लिखेंगे हम कौन से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको यहां बताने वाला हूं। डायरेक्ट में होते हैं जैसे कि वेजेस, या फिर वेजेस एंड सैलरी, ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं। डायरेक्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, गुड्स को परचेज करके गोदाम तक लाने से रिलेटेड होते हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, ऑफिस के खर्चे नहीं होते हैं। ओके, तो फैक्ट्री के खर्चे हो गए या फिर गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड खर्चे हो गए, वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं। लेक्चर नंबर 27 में मैंने बताया था, आपने नोट किया होगा। तो अब मैं सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आपको यहां लिखाने वाला हूं, जैसे कैरीज इनवर्ड, ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है। जैसे कि फ्रेट, फ्रेट मतलब गाड़ी भाड़ा, फ्रेट हो गया। ऑक्ट्री, ऑक्ट्री एक तरह का टैक्स होता है। एंड कार्टेज, ये भी एक तरह का टैक्स होता है, जो टोल नाके, चुंगी नाकों पे देना पड़ता है, आपने सुना होगा कभी। जो हैवी व्हीकल होते हैं ना, उनको ये पे करना होता है, कॉमर्शियल व्हीकल्स को। टू गैस, फ्यूल एंड पावर। गैस, फ्यूल, पावर, जो फैक्ट्री होती है उसमें गैस यूज होती होगी, फ्यूल यूज होता होगा, पावर यूज होती होगी, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती होगी, ऑयल यूज होता होगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इसके अलावा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है तो वो डायरेक्ट में आते हैं। रॉयल्टी, रॉयल्टी एक तरह का टैक्स होता है ना, रॉयल्टी एक तरह का टैक्स होता है। रॉयल्टी अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर पूरा डिटेल में चैप्टर भी है। जब भी कुछ भी जैसे फॉर एग्जांपल के लिए रॉयल्टी अधिकतर दी जाती है जो जमीन में से पत्थर निकाले जाते हैं या जमीन को खोद कर कुछ भी निकाला जाता है, तो जिसकी जमीन है उसको वो कंपनी रॉयल्टी पे करती है, तो कंपनी के लिए वो रॉयल्टी एक खर्चा होता है। तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। टू इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट एंड कस्टम ड्यूटी। अगर आप गुड्स आउटसाइड इंडिया से खरीदते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना बाहर का माल खरीदते हैं इंडिया में, फिर इंडिया में बेचते हैं उसको, बाहर से खरीदते हैं इंडिया में बेचते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं। तो जब भी हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं ना, कहीं बाहर से, विदेश से, फॉरेन से खरीदते हैं ना, आउटसाइड इंडिया से खरीदते हैं, तो हमें गवर्नमेंट को कई बार क्या देनी पड़ती है, टैक्स देना पड़ता है, उसका नाम है इंपोर्ट ड्यूटी। तो ये गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड है, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। ये डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस जो होते हैं ये पोर्ट पर दिए जाते हैं, डॉक चार्जेस बोलते हैं या क्लीनिंग चार्जेस बोलते हैं।
क्लियरिंग चार्जेस। पोर्ट समझ गए, पोर्ट, एयरपोर्ट, अधिकतर जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है वो पोर्ट के थ्रू होता है, शिप के थ्रू होता है, बंदरगाह जिसको बोलते हैं, समुद्र किनारे अधिकतर पोर्ट होती है। तो वो पोर्ट में कई दिन तक हमारा सामान मंगाया हुआ, हमने बाहर से मंगाया हुआ पड़ा है, तो वहां से उसको छुड़ाने के, वहां से उसको क्लियर कराने के जो खर्चे लगते हैं उसको डॉक चार्जेस या क्लियरिंग चार्जेस करते हैं। ये भी गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड है, ये भी क्या है, गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड है। ठीक है जी, और भी है कुछ, थोड़ी लाइन्स लंबी कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है फिर आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री का कोई भी एक्सपेंडिचर हो गया, वो सारे यहां आ जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर के अंदर। ठीक है, अब हमको क्या करनी होती है बेटा, टोटल करनी होती है। देखो मैं बताता हूं कैसे। हमको टोटल करनी होती है, अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है और खर्चे कम है, सारे खर्चे कम है, तो हमें क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट यानी कि इनकम साइड, इनकम की टोटल आगे मान लेते हैं 12 लाख, खर्चे हैं केवल 9 लाख के, तो 3 लाख रुपए का क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी बोलते हैं इसको, ये बैलेंसिंग फिगर में आएगा। ठीक है, और अगर खर्चे ज्यादा हो तो मान लेते खर्चे हो गए 15 लाख के, इनकम है 12 लाख की, 3 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो इधर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर पे, ग्रॉस लॉस। बैलेंस निकालना तो आप समझते ही हैं, क्यों समझते हैं, क्योंकि हमने लेजर के बैलेंस निकाले थे ना, वैसा ही सेम इसका बैलेंस निकालना है। फर्क क्या है, अगर इधर बैलेंस आ जाए तो लॉस है, इधर बैलेंस आ जाए तो प्रॉफिट है। और ये जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है, इसको हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इस वजह से ये जो यहां पर हम जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, देखो यहां लिखते हैं ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, लेकिन ये है क्या, जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर लॉस हुआ तो उसको भी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, लेकिन ये है क्या, ये ग्रॉस लॉस है। आया समझ में? फिर मैं पीएनएल अकाउंट की ओर बढ़ता हूं, प्लीज बताइए। मतलब ये आपका नेट प्रॉफिट नहीं है, शुद्ध लाभ नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें से अभी ऑफिस के एक्सपेंडिचर लेस करने बाकी है। हमने तो ओनली डायरेक्ट एक्सपेंडिचर लेस किए हैं, अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट की अकाउंटिंग अभी बाकी है। यस, ठीक है, ओके सौविक, बाकी बच्चे रिप्लाई कर दो प्लीज। कोई प्रॉब्लम हो तो यहां तक पूछ लो, फिर पीएनएल अकाउंट की ओर चलते हैं। ओके ठीक है, अब आ जाते हैं हम पीएनएल अकाउंट के फॉर्मेट पर। फॉर्मेट का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, जो भी ईयर है, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। अब देखो बेटा, यहां जो एंट्री हो रही है, मेन एंट्री पे ध्यान देना है हमको। यहां पे कौन सी एंट्री सर, तो देखो बेटा, अगर अगर यहां पे प्रॉफिट आ जाता है तो एंट्री क्या होगी, देखो
ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट या पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू जो भी प्रॉफिट आया उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल अकाउंट। तो एंट्री क्या हो रही है देखो बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। अगर क्या हो प्रॉफिट जीपी, अगर लॉस हो तो एंट्री क्या बन रही है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे हम लेजर से जनरल से लेजर बनाते हैं, ऐसे कैसे लेजर से भी कई बार जनरल एंट्री हमको बनानी आनी चाहिए। अब आप इसको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे तो देखो कहां जाएगा, देखो फर्स्ट में अगर प्रॉफिट है तो पीएनएल अकाउंट क्या हो रहा है यहां पर क्रेडिट, तो पीएनएल अकाउंट के कहां जाएगा, क्रेडिट में। यहां क्या जाएगा, बाय ट्रेडिंग अकाउंट, भाई पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा क्या, जो इसके ऑपोजिट में ट्रेडिंग अकाउंट हमने लेजर करना सीखा था, जो भी अमाउंट है ये है क्या, ये है ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर लॉस हुआ तो पीएनएल अकाउंट के किस साइड में जाएगा, डेबिट में, तो पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब लॉस हुआ तो यहां आ जाएगा टू, ऑपोजिट में तो ट्रेडिंग अकाउंट ही आएगा, है क्या, ग्रॉस लॉस। अब दोनों होगा क्या, नहीं, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो तो यही है कि जर्नल एंट्री बनके वो चीजें ट्रांसफर होती है। लेकिन एक चीज आप और भी समझ सकते हैं, वो क्या भैया, देखो क्या बोला था हमने, जो भी प्रॉफिट हो उसको कहां लिखते हैं, क्रेडिट में, और अगर लॉस हो तो कहां लिखते हैं, लॉस या एक्सपेंडिचर हो तो डेबिट में। तो ग्रॉस प्रॉफिट है तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट में, और ग्रॉस लॉस है तो कहां लिखेंगे, डेबिट में। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो बिना जनरल एंट्री की, जैसा आपको समझ आए, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो इधर तो आएगी टू इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं रेवेन्यू नेचर वाले वो यहां आएंगे, और इधर क्या आ जाएंगे, बाय इनडायरेक्ट इनकम। अगर कोई इनडायरेक्ट इनकम हो, इनडायरेक्ट इनकम कौन सी होती है, जो सेल्स के अलावा होती है, जो सेल्स के अलावा होती है। सेल के अलावा कैसे हो सकती है भाई, किसी को लोन दिया ब्याज मिल गया, कोई खाली रूम पड़ा था किराए पे दे दिया रेंट मिल गया, किसी कंपनी के शेयर खरीदे थे डिविडेंड मिल गया। तो कई बिजनेस को अदर इनकम भी होती है, तो अदर इनकम यानी कि इनडायरेक्ट इनकम जो है वो यहां लिखेंगे। वो डायरेक्ट हमारा कमाने का उद्देश्य नहीं था, बस हो गई, ओके, मेन तो सेल था उद्देश्य। तो ऐसी इनकम कौन कौन सी होती है, पहले मैं वो लिखा देता हूं। तो इनकम के अंदर होता है सबसे फर्स्ट आपका बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, गुड्स परचेज कर रहे थे, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, आपके लिए फायदा है। बाय कमीशन रिसीव्ड, वो कमीशन मिल गया आपको, मेन उद्देश्य आपका है नहीं, मेन तो गुड्स को बेचना है, लेकिन कमीशन मिल गया आपको। कोई इंटरेस्ट मिल गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन जो भी है। और अगर कोई डिविडेंड मिल गया आपको, इंटरेस्ट पे नहीं किया, इंटरेस्ट रिसीव्ड किया है, डिविडेंड भी आपने रिसीव किया है, ठीक है। कोई पैसा डूब गया था और बैड डेब्ट्स की रिकवरी हो गई, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, तो वो भी आ जाएगा यहां पर, ठीक है जी। तो ये जो सब चीजें होती है ये इनडायरेक्ट इनकम होती है। जैसे एक और आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स कभी भी बेचने के लिए नहीं रखी जाती है, लेकिन फिर भी कोई पुरानी फिक्स एसेट्स थी, किसी वजह से बेच दी और उस वजह से क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, उस वजह से प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हो गया तो इनडायरेक्ट इनकम हो गया। तो ये तो कुछ इनडायरेक्ट इनकम थी। ऐसे कैसे बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेल्स से रिलेटेड होते हैं। तो मैं वन बाय वन बताता हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको ऑफिस वाले, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कौन कौन से होते हैं, इसमें आता है सैलरी, यहां पर लिखा हुआ सैलरी एंड वेजेस। आप बोलोगे सर वेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, नहीं। अब देखो अगर लिखा हुआ है वेजेस एंड सैलरी यानी कि वेजेस वर्ड पहले है तो ट्रेडिंग में, लेकिन अगर लिखा हुआ है सैलरी एंड वेजेस यानी कि सैलरी वर्ड पहले है तो पीएनएल में, क्योंकि सैलरी ऑफिस में काम करने वाले बंदों को दी जाती है टू रेंट
रेट्स एंड टैक्सेस, कोई टैक्स वगैरह पे किया हो, रेंट पे किया हो, कोई प्रिंटिंग के एक्सपेंडिचर पे किया हो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई पोस्टेज किया हुआ हो, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, आजकल इसकी जगह फाइबर कनेक्शन वगैरह इंटरनेट का होता है खर्चा, लाइटिंग, कोई लाइटिंग का खर्चा हुआ हो आपका, कोई इंश्योरेंस पे किया हो, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हो, कोई टेलीफोन के खर्चे हुए हो जिसमें रिचार्ज वगैरह आ जाएंगे आपके, टेलीफोन चार्जेस या बिल, कोई लीगल चार्जेस किए हो, कोई केस वेस लड़ा हो आपने, क्योंकि पंगे तो होता ही है ना कंपनी के अंदर, कोई स्टाम्प पेपर वगैरह खरीदा हो, ऑडिट करवाई हो आपने, कंपनीज को ऑडिट करानी पड़ती है सीए से, तो ऑडिट फी, इसके अलावा कोई ट्रेड एक्सपेंडिचर हुए हो, नाम भले ही ट्रेड है पर आएगा पीएनएल में, ट्रेडिंग में नहीं आएगा, याद रखना, नाम ट्रेड है इसका लेकिन आता पीएनएल में है, ट्रेड मतलब व्यापार के खर्चे। इसके अलावा कोई जनरल एक्सपेंडिचर हो तो इसमें लिखने हैं आपको। तो ये तो हो गए आपके ऑफिस के। अब आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ खर्चे बताता हूं। सेलिंग, सामान को बेचने और डिस्ट्रीब्यूट करने के, मतलब ग्राहक तक पहुंचाने के, कस्टमर की पहुंच में जो चेन होती है उसके हिसाब से जो खर्चे होते हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आते हैं। जैसे आप सुबह सुबह सब्जी लेने जाते हैं ना, वो आपके पास में पहुंचाई जाती है आपकी सिटी में, किसान से लेकर के फिर होलसेल होते हैं, फिर रिटेलर होते हैं, फिर आपके घर की सब्जी की दुकान के पास में आते हैं। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के खर्चे होते हैं बहुत सारे। इसमें जैसे कैरेज का खर्चा होता है, कैरेज आउटवर्ड है, आउटवर्ड मतलब सेल, कैरेज इनवर्ड कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, वो परचेज से रिलेटेड होता है। इनवर्ड मतलब परचेज, आउटवर्ड मतलब सेल्स, तो आउटवर्ड वाला कैरेज जो है वो यहां आएगा। एडवर्टाइजमेंट, बिल्कुल बिना एडवर्टाइजमेंट के तो आजकल सामान बिकता ही नहीं है, तो ये सेलिंग का खर्चा है। कमीशन देना पड़ता है कई बार, इसके अलावा कई बार जो है ब्रोकरेज देनी पड़ती है, दलाली, बैड डेब्ट्स हो जाते हैं, पैसा खा जाते हैं कुछ लोग तो लॉस हो जाता है, वो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिखा जाता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी, कई बार आउटसाइड इंडिया अगर आप गुड सेल कर रहे हो तो एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है, जो कि एक टैक्स है। आउटसाइड इंडिया में परचेज करते हो फॉरेन से तो इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग में जाती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी सेल पे होती है तो यहां आएगी, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंडिचर आते हैं इसमें। पैकिंग चार्जेस, आजकल पैकिंग की बड़ी अहमियत होती है, जितनी अच्छी पैकिंग होती है उतना सामान बिकता है। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, कोई डिलीवरी वैन होती है ना, आपने किराने की दुकान के आगे देखी होगी, बहुत सारी डिलीवरी वैन जो है वहां पर अपना कंपनी का सामान देने आती है, तो ये डिलीवरी वैन एक्सपेंस भी कंपनी का, उस बिजनेस का खर्चा होता है। ट्रेवल भी करना पड़ता है, एजेंट्स को अलग अलग एरिया में भेजना पड़ता है, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये उसके बाद लास्ट एंड फाइनल इसमें जो खर्चे आते हैं इनडायरेक्ट ही होते हैं, वो होते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मतलब आपने कोई लोन वोन ले रखा है तो उसके खर्चे, या कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाए, एकदम से कोई लॉस हो गया। फाइनेंशियल खर्चों के अंदर आपका डिस्काउंट अलाउड आ जाता है, अगर आपने कोई डिस्काउंट अलाउड किया है, ये लॉस हो गया आपका। आपने कोई रिपेयर करवाई है मशीनों की वगैरह की, वैसे मशीन की तो ट्रेडिंग में जाएगी, और डेप्रीशिएशन यहां आ जाता है, इंटरेस्ट यहां आता है, बैंक चार्जेस यहां आते हैं, और इसके अलावा कोई आपकी एसेट वगैरह लॉस वगैरह हो गया आपको कोई, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये एबनॉर्मल आइटम है। फिक्स एसेट बेची आपने, कोई फर्नीचर पड़ा था बेच दिया, लॉस हो गया आपको। लॉस बाय फायर, कोई आग लग गई, लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस बाय फ्लड, है ना, नेचुरल डिजास्टर की वजह से कई बार लॉस हो जाता है। कई बार आप डोनेशन तक दे देते हैं, डोनेशन या चैरिटी, तो वो भी यही आता है। एंड में आपका वही मामला है, अगर अगर यहां की टोटल हो गई ज्यादा क्रेडिट साइड की, यानी कि प्रॉफिट है ज्यादा, और डेबिट यानी कि खर्चे हैं कम,
तो हो जाएगा आपको नेट प्रॉफिट। क्या होगा? नेट प्रॉफिट। लेकिन नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल अकाउंट में, है नेट प्रॉफिट, लेकिन कहां ट्रांसफर किया जाएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसलिए हम लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है अगर बैलेंस आ जाए इधर। लेकिन जरूरी नहीं है बैलेंस इधर ही आए। अगर डेबिट की टोटल ज्यादा है तो बैलेंस आपका इधर आएगा, और इधर बैलेंस आ गया तो वो हो जाएगा आपका ट्रांसफर, तो उसको भी कैपिटल अकाउंट में करेंगे लेकिन वो नेट लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये ट्रेडिंग और पीएनएल के दोनों मैंने फॉर्मेट आपको बनवा दिए। बताइए जी, कोई प्रॉब्लम हो तो।